चलिए इस वीडियो में आपको अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल और पठारों के बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है। यहाँ पर पठार और मरुस्थल की जो संरचना है वो एक जैसी विशेषताएं हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख मरुस्थल और पठार और मरुस्थलों के बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है, यानी कि प्लेटू और डेजर्ट के बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है। इसके पहले आपको जो वीडियो दिया गया था, फाइल वाला जो वीडियो दिया गया था, उसमें आपको जानकारी दी गई थी पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और चोटियों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। इस वीडियो में आपको पठार और मरुस्थल की जो संरचना है लगभग एक जैसी संरचना है, एक जैसी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जा रही है पठार, प्लेटू एंड डेजर्ट के बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है। इसके पहले थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिएगा। ये जो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये गिनी की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल था, ये वाला जो क्षेत्र है रेड सी था, ये सिनाई प्रायद्वीप आया था, यहाँ पर सुएज नहर इसके पहले आई होगी। तो बाहर वाला बॉर्डर आपको दिखा दिया गया था। पठार और मरुस्थल के बारे में आपको जानकारी देना है इस वीडियो में। इसके पहले आपको पर्वतों के बारे में जानकारी दे दी गई होगी। तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख जो मरुस्थल है, तो एक मरुस्थल का नाम देखिएगा। ये वाला जो दक्षिणी यानी कि पश्चिमी और जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ऐसा करके ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, यानी कि ये सहारा मरुस्थल है। ये पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल, ये पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल है, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। इससे होकर के कर्क रेखा होकर के जाती है सहारा मरुस्थल से। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है सहारा मरुस्थल है। ठीक है, ये जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल के ही अंदर कुछ पठारी क्षेत्रों का विस्तार है। इसी मरुस्थल के कुछ और मरुस्थल से यानी कि छोटे छोटे मरुस्थल इसके अंतर्गत हैं। तो जो सहारा मरुस्थल है, पहले सहारा मरुस्थल की विशेषता देख लीजिएगा। जो सहारा मरुस्थल है, चूँकि 8 देशों में इसका विस्तार है, 8 देशों में इसका विस्तार है, एक विशेषता होगी है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। 8 देशों में इसका विस्तार है। जिन 8 देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है, उन देशों को साहिल देश के नाम से जाना जाता है। साहिल देश, ठीक है, साहिल देश के नाम से उन्हें जाना जाता है। साहिल देश, 8 देशों को साहिल देश के नाम से जाना जाता है। इस मरुस्थल में एक मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है। उस जनजाति का नाम है बर्बर नाम की एक जनजाति है, बर्बर जनजाति है। सहारा मरुस्थल में निवास करने वाली मुख्य जनजाति का नाम बर्बर नाम की एक जनजाति है, जो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। और इस मरुस्थल में कुछ चूँकि जो मरुधान, जो हरे भरे क्षेत्र होते हैं, हरे भरे क्षेत्रों को मरुधान कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अभी मरुधान के नाम लिख देंगे। तो सहारा मरुस्थल में जो हरे भरे क्षेत्र या जो जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उनको मरुधान या इंग्लिश में ओएसिस के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर ये मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। 8 देशों में विस्तार है। साहिली देश इनको नाम दिया जाता है। बर्बर जनजाति का मुख्य निवास है। इस मरुस्थल में जहाँ हरे भरे क्षेत्र पाए जाते हैं, उसे मरुधान के नाम से जाना जाता है। अब ये तो विशेषता हो गई हैं, सहारा मरुस्थल की विशेषता हो गई हैं। अब इस मरुस्थल में चूँकि जो ये मरुस्थल है, मरुस्थल में चूँकि 3 प्रकार की संरचना फैली है। इस मरुस्थल में 3 प्रकार की संरचना है, और जो 3 प्रकार की संरचना, ये 3 प्रकार के मुख्य क्षेत्र मिलेंगे। एक क्षेत्र को नाम दिया जाता है अर्ग, दूसरे को नाम दिया जाता है रैग, और तीसरे को नाम दिया जाता है हमादा। ये 3 प्रकार की संरचना सहारा मरुस्थल से संबंधित है।
क्या 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 हैं? अर्ग, रैग और हमादा। अर्ग जो होते हैं सहारा मरुस्थल में जो रेतीले जो टीले पाए जाते हैं, यानी कि बालू के जो रेत के जो टीले होते हैं या बालू के जो टीले पाए जाते हैं, इन टीलों को, ठीक है, इन बालू के टीलों को नाम दिया जाता है, या बालू के जो ढेर होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है, अर्ग के नाम से इन्हें जाना जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है और दूसरी जो संरचना है जो सहारा मरुस्थल में पाई जाएगी, ये रैग होते हैं, यानी कि ये पत्थरों और बड़े बड़े बोल्डरों के समूह होते हैं। ऐसी संरचना जो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है उसे नाम दिया जाता है, रैग के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरी संरचना है वो सहारा मरुस्थल में है, हमादा के नाम से जाना जाता है। ये नग्न चट्टानों का जो क्षेत्र होता है, नग्न चट्टानों के क्षेत्र को नाम दिया जाता है हमादा। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल में 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो बालू के ढेर होते हैं, बालू के टीले होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है अर्ग, और जो पत्थरों और बोल्डरों के जो समूह होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है रैग। नग्न चट्टानों के जो समूह होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है हमादा के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों संरचनाओं में से सर्वाधिक विस्तार किस संरचना का है? रैग का है। तो सहारा मरुस्थल में सर्वाधिक क्षेत्र में जो रैग संरचना फैली हुई है, यानी कि पत्थरों और बोल्डरों का समूह है, ये ज़्यादा क्षेत्रफल इसका विस्तार है। तो ये सहारा मरुस्थल के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी दे दी है। अब सहारा मरुस्थल में जो पठार फैले हुए हैं, उन पठारों को हम इसी के अंदर जो डायग्राम दिख रहा है इसमें पठारों की संरचना दिखाई दे रहे हैं। तो ये सहारा मरुस्थल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल का ये पूरा विस्तार है। ठीक है, ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में ये चूँकि विशेषताएं हैं, 8 देशों में विस्तार है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। जहाँ विस्तार उन देशों को नाम साहिल देश के नाम से जाना जाता है। बर्बर जनजाति का मुख्य निवास है। इस मरुस्थल में जहाँ हरे भरे क्षेत्र पाए जाते हैं उनको मरुधान कहा जाता है। सहारा मरुस्थल में 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है, अर्ग, रैग और हमादा। ये इनकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सहारा मरुस्थल के बारे में आपको मुख्य रूप से जानकारी दे दी है। अब जो सहारा मरुस्थल के अंदर पठारों का विस्तार है, इसी डायग्राम में हम सहारा मरुस्थल में जो पाए जाने वाले, ठीक है, जो पठारी क्षेत्र हैं उनकी संरचना को उसी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं जो आपको बताई गई हैं किसकी हैं? सहारा मरुस्थल की हैं। ठीक है, इस मरुस्थल से होकर के का जो कर्क रेखा होती है वो इस मरुस्थल से होकर के गुजरती ही है। ठीक है, अब इस मरुस्थल में जो पठारी संरचना फैली हुई है, ठीक है, उस पठारी संरचना यानी कि उन पठारों के नाम मुख्य रूप से हमें नाम जानना है। विशेषताएं तो जो कि जैसे मरुस्थल की विशेषताएं हैं वैसे पठारों की विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ मरुस्थल जो पठार फैले हुए हैं इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में एक मुख्य रूप से एक पठार फैला होगा। चूँकि इसमें मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल की छोटे छोटे भाग हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जो ऊंची वाली जो संरचना होती है उसे पठार नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ पठार फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में एक पठार फैला हुआ है, ये वाला जो पठारी क्षेत्र है इसे नाम जाता है टेडमैट। ठीक है, टेडमैट नाम का एक पठार है, टेडमैट नाम का एक प्लेटू है, पीटी शब्द लिखा है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में टेडमैट पठार का विस्तार है। टेडमैट पठार के जस्ट दक्षिणी भाग में आएंगे तो छोटा सा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसे टॉट नाम दिया गया है, या इसी का जो हिंदी में नाम है अगहर नाम का एक पठार है, अगहर नाम का एक पठार है। टेडमैट पठार के नीचे टॉट का मतलब क्या होगा? अगहर नाम का एक पठार है। इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में एयर नाम का एक प्लेटू फैला होगा, एयर नाम का एक पठार है, ये एयर प्लेटू है, एयर पठार है। इस क्षेत्र में चूँकि ज़्यादा विस्तार इसी का है, ये होगार नाम का एक पठार है, होगार नाम का एक पठार है, होगार नाम का एक प्लेटू है। होगार नाम के पठार के जस्ट पूर्व में जाएंगे तो एक तेवेस्ती नाम का एक प्लेटू इस क्षेत्र में फैला होगा। तेवेस्ती, ये वाला जो पठार है वो तेवेस्ती नाम का
एक पठारी क्षेत्र है। इस तिबेस्ती पठारी क्षेत्र है ये, ठीक है, तिबेस्ती नाम का एक पठार है। तो ये जो छोटी छोटी संरचना सहारा मरुस्थल में जो दिख रही हैं, ठीक है, टेडमंट का पठार है, अगहर या टॉट का पठार है, बीच में सबसे ज़्यादा विस्तार होगार के पठार का है। होगार के पठार के नीचे एयर नाम का प्लेटू है। एयर प्लेटू जो होगार का पठार है उसके जस्ट पूर्व में जाएंगे तो तिबेस्ती नाम का एक पठार मिलेगा, ठीक है। तो ये सहारा मरुस्थल में फैली हुई ये पठारी संरचना है, ये पठारी क्षेत्र हैं, ये नाम आपको लिखे गए हैं, ठीक है, स्पष्ट होंगे। अब चूँकि इसी मरुस्थल में चूँकि जो तिबेस्ती नाम की जो क्षेत्र है यहाँ पर एक आपको चोटी मिलेगी, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी होगी उस चोटी का नाम है इमी कोसी। इमी कोसी नाम की एक चोटी है, यानी कि सहारा मरुस्थल में जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, इमी कोसी नाम की एक चोटी होगी। होगार का जो पठार है, होगार के पठार में भी एक चोटी फैली हुई है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी इमी कोसी नाम की चोटी है। होगार के पठारी क्षेत्र में एक चोटी फैली हुई है, ठीक है, टाहट नाम की एक चोटी है, टाहट नाम की एक चोटी है। तो उसको दिखाने केवल इमी कोसी जो पूरे सहारा मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी हो गई है। तो सहारा मरुस्थल में ये पठारी क्षेत्र हैं, मरुस्थल जैसी ही संरचनाएं हैं, तो ये पठारी क्षेत्र सहारा मरुस्थल से संबंधित हैं। अब सहारा मरुस्थल में, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल में कुछ मरुधान फैले हुए हैं, यानी कि ओएसिस, ठीक है। अब सहारा मरुस्थल में कुछ जो हरे भरे क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको नाम दिया जाता है ओएसिस कहा जाता है, ओएसिस, या हिंदी में इनका नाम है मरुधान फैले हुए हैं। तो सहारा मरुस्थल से संबंधित जो मरुधान हैं, ठीक है, उन मरुधानों के नाम हम साइड में लिखे दे रहे हैं। एक तो जो मरुस्थल है वो फजान नाम का जो मरुस्थल नहीं है, ओएसिस है, एक तो फजान नाम का ओएसिस है। इस क्षेत्र में जो लीबिया वाला क्षेत्र है इसमें फजान नाम का एक ओएसिस मिलेगा। लीबिया के जस्ट उत्तरी भाग में एक चूँकि जो एक मुख्य रूप से जो ओएसिस है इस क्षेत्र में आएंगे तो एक बिल्मा नाम का ओएसिस है, एक बिल्मा नाम का ओएसिस है, एक काफुरा नाम का ओएसिस है, काफुरा नाम का ओएसिस है, ठीक है। और उस क्षेत्र में आएंगे तो एक सुलमा नाम का एक ओएसिस मिलेगा। यानी कि सहारा मरुस्थल में विस्तारित ओएसिस है, मरुदान है, फजान ओएसिस, बिल्मा ओएसिस, काफुरा नाम का ओएसिस और सुलमा नाम का ओएसिस, ये मरुधान हैं, हरे भरे क्षेत्र हैं, सहारा मरुस्थल में इनका विस्तार है। फजान, बिल्मा, काफुरा और सुलमा, ये मुख्य रूप से 4 के नाम यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। मरुधान को ओएसिस नाम दिया जाता है, ये मरुधान है, 4 प्रमुख नाम दिखाए गए हैं और बहुत सारे हैं उनके नाम हम छोड़ रहे हैं, लेकिन 4 के नाम इम्पोर्टेंट हैं। अब जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल के ही छोटे छोटे और मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों के नाम चूँकि हम साइड में लिखे दे रहे हैं या इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो सहारा मरुस्थल के जो छोटे छोटे और जो भाग हैं, ठीक है, ये तो हो गए हैं ओएसिस के नाम हो गए हैं। अब जो सहारा मरुस्थल में है, सहारा मरुस्थल के ही कुछ और नाम हैं, ये छोटे छोटे नामों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर आइएगा, इस क्षेत्र में एक छोटा सा मरुस्थल यहाँ पर ये फैला हुआ है। बाहर चूँकि हम नाम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, इगुई नाम का एक मरुस्थल है, इगुई, ठीक है, इगुई नाम का एक मरुस्थल है, ठीक है, इगुई नाम का एक ये मरुस्थल है। इस क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। ऊपर वाले भाग में जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये लीबियन डेजर्ट है, यानी कि लीबिया का मरुस्थल है, केवल नाम लिखे दे रहे हैं, लीबिया का मरुस्थल है, ठीक है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र में चूँकि इसके और आगे जाएंगे तो न्यूबियन नाम का एक डेजर्ट है, ठीक है। इस क्षेत्र में ये वाला जो डेजर्ट है इसको नाम दिया गया है न्यूबियन नाम का एक डेजर्ट है, न्यूबियन नाम का एक डेजर्ट है, ये भी एक डेजर्ट है, मरुस्थल है। इस क्षेत्र में जो मिस्र का क्षेत्र है, लाल सागर के तट से संलग्न वाला जो क्षेत्र है,
इसे नाम दिया जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तट से संलग्न है, ये वाला जो क्षेत्र है ईस्टर्न मरुस्थल है, ईस्टर्न डेजर्ट है या ईस्टर्न मरुस्थल है। चूँकि ये यहाँ जो सहारा मरुस्थल है या जो ये दो मरुस्थल हैं बीच से होकर के अभी आगे एक नाइल या नील नदी आएगी जो ईस्टर्न मरुस्थल न्यूबियन मरुस्थल को सहारा मरुस्थल से अलग करने वाली संरचना है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो एक यहाँ पर चूँकि पठारी क्षेत्र है, ये यहाँ पर दारफुर नाम का एक पठारी क्षेत्र और है, दारफुर नाम का एक पठार है, ये वाला जो क्षेत्र है ये दारफुर, ठीक है, या दारफुर नाम का एक पठार है या दाफुर नाम का एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये पठारी क्षेत्र जो दारफुर नाम का पठारी क्षेत्र है मुख्य रूप से सूडान देश में इसका विस्तार है। दारफुर नाम का जो पठारी क्षेत्र है इसके जस्ट यहाँ पर आएंगे तो एक पठार और मिलेगा जिसका नाम है बाडाह नाम का एक पठार है, बाडाह नाम का एक पठारी क्षेत्र है। बाडाह के पठारी क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा वो सेंट्रल प्लेटू नाम होगा, उसका सेंट्रल प्लेटू नाम है, ठीक है। तो जो दारफुर नाम का जो पठारी क्षेत्र है उसके दक्षिण में आएंगे तो बाडाह नाम का एक पठार है, सेंट्रल नाम का एक पठार है, ठीक है। जो बाडाह नाम का जो पठार है ये जो बाडाह नाम का पठार के जस्ट उत्तर में दारफुर नाम का जो पठार है ये मुख्य रूप से खनिज तेल के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो दारफुर नाम का जो क्षेत्र है खनिज तेल भंडार भी यहाँ से है और साथ में उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो जो सूडान में जो दारफुर नाम का जो पठारी क्षेत्र है यह खनिज तेल के भंडार और उत्पादन के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप में महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में जो लीबिया का मरुस्थल आया है ये लीबिया का मरुस्थल भी खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल के उत्पादन के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में दो क्षेत्र आए हैं, एक तो खनिज तेल का उत्पादन और भंडार सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया देश में होता है। तो लीबिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में खनिज तेल के उत्पादन के लिए और भंडार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन इसी लीबिया मरुस्थल से होता है अफ्रीका महाद्वीप में। उसके साथ साथ में सूडान में जो दारफुर नाम का जो क्षेत्र है यहाँ पर उत्पादन भी है और खनिज तेल के भंडार भी हैं। इसके अलावा जो बाडाह नाम का पठार है सेंट्रल प्लेटू नाम का एक क्षेत्र है, ठीक है। इसके नीचे अब यहाँ से जो संरचना मिलेगी, इसके अलावा सहारा मरुस्थल के अब दक्षिणी भाग में आइएगा तो यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र मिलेगा वो यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट पठारी क्षेत्र है, ये जोस नाम का एक पठार है, जोस प्लेटू है, इम्पोर्टेंट है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जो जोस नाम का प्लेटू है, जोस नाम का पठार है, ठीक है। चूँकि लोकेशन में ऐसे देखना है कि इस क्षेत्र से होकर के एक नाइजर नदी आती है, ठीक है। नदी का नाम क्या है? नाइजर नाम की एक नदी आती है, नाइजर, और इसकी एक सहायक नदी है, एक बैनू नाम की एक नदी आती है, बैनू नाम की नदी। और दोनों नदियों के अपवाह क्षेत्र में जोस पठार का विस्तार है। तो ये वाला जो पठार है इसका नाम क्या हो गया है? जोस प्लेटू हो गया है, जिसका मुख्य रूप से विस्तार नाइजीरिया देश में है। कुछ भाग नाइजर में और पूरा का पूरा नाइजीरिया देश में है, ठीक है। तो ये नाइजीरिया जोस पठार का जो विस्तार है वो नाइजीरिया और नाइजर दोनों देशों में है। और ये बैनू नाम की नदी, ये नाइजर नाम की नदी, दोनों नदी के अफवाह क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यह जो पठारी क्षेत्र है, यह पठारी क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में टिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, किसके लिए है? टिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जोस का पठार मिला, ये इसकी हमने लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा दी है। टिन उत्पादन के लिए और भंडार के लिए अफ्रीका महाद्वीप में महत्वपूर्ण है जोस का पठार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से होकर के जो एक रेखा जारी होगी, चूँकि यहाँ से जाती है जो रेखा जो है, ये वाली रेखा तो है कर्क रेखा, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल से होकर के जाती है
होगार के पठार से जाती है, तिब्बती के पठार से होकर के जाती है, सहारा मरुस्थल से तो जा ही रही है। उसके बाद यहाँ से जो रेखा जाएगी वो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो इस क्षेत्र से होकर के जाती है। अब अक्षांश रेखा के दक्षिणी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिणी वाले भाग में आइएगा तो एक पठारी संरचना यहाँ पर फैली है। ये वाला जो इस क्षेत्र में पठार है ये कटंगा का पठार है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कटंगा, ठीक है, कटंगा नाम का एक पठार है, कटंगा नाम का प्लेटू है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। करके जो मकर रेखा जो विषुवत रेखा जा रही है, विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है कटंगा, ठीक है, नाम का कटंगा नाम का एक पठार है, कटंगा नहीं कटंगा, ठीक है, कटंगा, ठीक है, कटंगा नाम का एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है। विषुवत रेखा के दक्षिण में इसका विस्तार है। चूँकि कांगो नाम की एक नदी या जायरे नाम की एक नदी प्रवाहित होती है तो उसकी जो भी सहायक नदियाँ आएंगी, यानी कि कांगो की जो सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है, जो कांगो की या जायरे की जो मुख्य सहायक नदी जैसे कसाई नदी है, कसाई नदी का अफवाह क्षेत्र इसी कटंगा नाम के पठारी क्षेत्र में है। और जो ये कटंगा नाम का जो पठार है, ये जो कटंगा नाम का पठार है पूरे विश्व में, ठीक है, कटंगा नाम का पठार है, इसकी विशेषता देख लीजिएगा। एक कटंगा नाम का पठार है तो तांबा उत्पादन के लिए तो है ही, तांबा उत्पादन के लिए हो गया है, हीरा उत्पादन के लिए हो गया है और जस्ता उत्पादन के लिए हो गया। और एक खनिज है जिसका नाम है फास्फेट नाम का एक खनिज है। तो जो कटंगा का पठार है तांबा, हीरा, जस्ता और फास्फेट उत्पादन के लिए अफ्रीका महाद्वीप में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो तांबा उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रमुख है यानी कि महत्वपूर्ण है। तो यह जो कटंगा नाम का जो पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, यह पठारी क्षेत्र है तांबा, हीरा और जस्ता फास्फेट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कांगो और उसकी सहायक नदी जो कसाई है उसका ये अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कटंगा नाम का एक पठारी क्षेत्र है। अब जो कटंगा पठार है उसके जस्ट दक्षिण में आएंगे यानी कि दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो दक्षिण पश्चिम में एक पठार फैला हुआ है, इसी के जस्ट नीचे है एक पठार आपको मिलेगा बाई प्लेटू, यहाँ पर ये है, ये बाई प्लेटू है, ठीक है, बाई का पठार है। इसी बाई प्लेटू के जस्ट यहाँ पर आएंगे तो एक होयला नाम का एक पठारी क्षेत्र होगा, ठीक है, होयला, ठीक है, होयला नाम का एक पठारी क्षेत्र होगा, ये होयला नाम का। तो इनका क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम इनका यही है, कटंगा, कटंगा के नीचे बाई प्लेटू के नीचे होयला नाम का प्लेटू है, ठीक है। तो जो बाई का प्लेटू है, बाई प्लेटू से एक कोइनेनी नाम की एक नदी बहती है जो अंगोला और नामीबिया के बीच में सीमा रेखा बनाती है, वो बाई के प्लेटू से बहती है। आगे नदियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी तो नदियों में इसका विस्तार होगा। और जो बाई का प्लेटू है या जो कटंगा का प्लेटू है इससे होकर के आगे जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो जम्बेजी नाम की एक नदी आएगी तो उसकी सहायक हैं कोबांगो, ठीक है, खोबांगो होगा, क्यूटो होगा, वो इन्हीं पठार कटंगा पठार से इनका उद्गम होता है। जम्बेजी नाम की सहायक नदियां हैं। जम्बेजी का मुख्य उद्गम कटंगा नाम के पठार से ही होता है। अन्य जो उसकी सहायक हैं वो बाई के प्लेटू, होयला नाम के प्लेटू से होकर के बहती हैं। तो ये 3 पठारी क्षेत्र आपको मिले हैं, इनकी इतनी अच्छी विशेषताएँ नहीं हैं। अब आएंगे तो जो नीचे वाला क्षेत्र है जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है। कामरू नाम का एक प्लेटू है, कामरू नाम का प्लेटू है। इसका संबंध मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका देश से है। दक्षिण अफ्रीका देश में ग्रेट कारू, स्वाट कारू के जस्ट उत्तर में इस पठार का विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका देश में एक पर्वत आया होगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत इस क्षेत्र में इसका विस्तार है और यहाँ पर एक छोटी सी संरचना फैली हुई है, ये भी प्लेटू ही है और इसका नाम दिया जाता है हाई
बेल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। उच्च संरचना है, हाई बेल्ट है। जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वतीय क्षेत्र है उसके जस्ट उत्तर में इसका विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका देश में ही ये मुख्य रूप से है। और ये दक्षिण अफ्रीका में जो हाई बेल्ट वाला क्षेत्र है ये मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कोयला उत्पादन के लिए हाई बेल्ट वाला क्षेत्र। इसी हाई बेल्ट के उत्तर में आगे जाकर के एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा जिसको बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसी हाई बेल्ट के जस्ट उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अब चूँकि एक अभी हम आपको केवल ये तो पठारी क्षेत्र दिखा रहे हैं। इस क्षेत्र में आएगा तो एक पठार और मिलेगा जिसका नाम है सोमालियन। ठीक है, सोमालियन पठार है। यहाँ पर इसके पहले जो हाई लैंड के रूप में जो पठार था वो इथोपियन उच्च भूमि थी। इथोपियन उच्च भूमि के जस्ट बगल से ही लगा हुआ है सोमालिया देश में है सोमालियन उच्च भूमि है। जो सोमालियन उच्च भूमि है, सोमालियन उच्च भूमि के जस्ट इस क्षेत्र में पूर्व में से एक मरुस्थल फैला हुआ है। ये मरुस्थल है, इसका नाम है ओगाडेन। ठीक है, ओगाडेन नाम का एक मरुस्थल है जिसका विस्तार किस देश में है? सोमालिया देश में है, समुद्र तट से संलग्न है। ये जो ओगाडेन नाम का मरुस्थल है ये मुख्य रूप से चूँकि अफ्रीका महाद्वीप में भेड़ पालन के लिए या पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है, पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो ये हाई बेल्ट वाला जो क्षेत्र है इसके पूर्व में ड्रैकन्सबर्ग नाम का पर्वतीय क्षेत्र है, वो भी मुख्य रूप से पशुपालन के कार्य के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है जो क्रॉस करके आपको दिखाया गया है, ठीक है, डायग्राम में ऐसे लाइनें खींच दी गई हैं, वो पठारी क्षेत्र हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पठारी क्षेत्र हैं। और जो रेड कलर में जो आपको दिखाया गया है बिंदु रखे गए हैं वो क्या हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो हमने सहारा मरुस्थल से संबंधित जो मरुस्थल से है उसके पूर्व में जो मरुस्थलीय संरचना फैली थी वो चूँकि लोकेशन में आपको दिखा दी गई है। कुछ मरुस्थल, एक दो मरुस्थल और बचते हैं। जैसे इस क्षेत्र में आएंगे तो जो मुख्य रूप से जो अंगोला नाम का एक देश है, यहाँ पर एक मरुस्थल फैला हुआ है, इम्पोर्टेंट मरुस्थल है, समुद्र तट से संलग्न है और मरुस्थल का नाम है नामेब। ठीक है, नामेब। ये नामेब नाम का मरुस्थल है, वो न्यूबियन नाम का मरुस्थल था, ये नामेब नाम का मरुस्थल है। ठीक है, इसका अंगोला और नामीबिया में इसका विस्तार मुख्य रूप से अंगोला देश में ही है। ठीक है, अब यहाँ से नामीबिया देश में ये थोड़ा सा अंगोला देश में है। ये जो मरुस्थल है यहाँ से तट से होकर के, इस मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई? तट से होकर के एक ठंडी जलधारा बहती है। इस ठंडी जलधारा का प्रभाव समुद्र तटीय क्षेत्र पर पड़ा जिससे नामेब मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। तो नामेब मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण क्या है? जो बेंगोला नाम की जो ठंडी जलधारा बह रही है, ठीक है, ये बेंगोला है, ये बेंगोला, ठीक है, ये बेंगोला जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है, इस जलधारा के कारण नामेब मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। नामेब जो मरुस्थल है पूरे विश्व में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो बालू वाला क्षेत्र है, बालू तटीय क्षेत्र से या बालू के निक्षेप से यहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। यानी कि ये जो नामेब नाम का मरुस्थल है हीरा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मरुस्थल है, एक सबसे इम्पोर्टेंट मरुस्थल है जिसका विस्तार मुख्य रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र में है। और ये वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो मरुस्थली है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखाना है। और ये जो मरुस्थल है सबसे इम्पोर्टेंट है, मुख्य रूप से इसका विस्तार बोत्सवाना देश में है। और जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कालाहारी नाम का एक मरुस्थल है जिसका विस्तार मुख्य रूप से बोत्सवाना देश में है।
बोत्सवाना देश का पुराना नाम बेचुआना लैंड है। तो ये वाला जो मरुस्थल है, ये वाला, इसका नाम दिया गया है कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी। ठीक है, ये कालाहारी मरुस्थल है। अब कालाहारी मरुस्थल की विशेषताएं मुख्य रूप से जानना है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है, इसका विस्तार किस देश में है? बोत्सवाना देश में है। बोत्सवाना देश में इसका विस्तार है। यह जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल भी तांबा उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसका निवास है बुशमैन। ठीक है, ये बुशमैन नाम की एक जनजाति पाई जाती है। मतलब इस जनजाति का निवास कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? बुशमैन नाम की एक जनजाति है। यह कालाहारी मरुस्थल पूरे विश्व में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक जेम्स बॉक नाम का जेम्स बॉक नाम का एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि जो जेम्स बॉक नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है, जेम्स बॉक राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार बोत्सवाना देश में है। कालाहारी मरुस्थल में इसका विस्तार है। ये जो जेम्स बॉक नाम का जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये शुतुरमुर्ग के लिए, ठीक है, शुतुरमुर्ग के लिए, ठीक है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये शुतुरमुर्ग जो पक्षी है, ठीक है, जो सब बड़ा पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए बोत्सवाना मरुस्थल प्रसिद्ध है। तो जो कालाहारी जो मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना देश में है, तांबा उत्पादन के लिए है, बुशमैन जनजाति का निवास है। जेम्स बॉक नाम का जो विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो शुतुरमुर्ग के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कालाहारी नाम का एक मरुस्थल हो गया है। ठीक है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का ये डायग्राम देख लीजिएगा। ये मुख्य रूप से जो सहारा मरुस्थल का विस्तार, सहारा मरुस्थल में ये मुख्य रूप से पठार फैले हुए हैं। और सहारा मरुस्थल के जस्ट पूर्व में बीच से होकर के नील नदी बहती है। नील नदी ईस्टर्न मरुस्थल, न्यूबियन मरुस्थल को सहारा मरुस्थल से अलग करने वाली संरचना है। सोमालियन प्लेटू हो गया है, सेंट्रल प्लेटू हो गया है, ठीक है, दारफुर नाम का पठारी क्षेत्र हो गया है, बाडाई नाम का एक पठारी क्षेत्र हो गया है, सेंट्रल प्लेटू, कटंगा प्लेटू, वाई, होयला, ठीक है। तो ये जो नाम दिख रहे हैं, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ये प्रमुख पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जहाँ पर फीचर्स बन रहे थे, वो हमने आपको डायग्राम में दिखा दिए थे। ठीक है, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से जो पठारी क्षेत्र फैले हुए हैं, ठीक है, इनकी ये संरचना है। ठीक है, तो नाम आप इसका देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जानकारी दे दी जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्स के बारे में, जो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मुख्य रूप से झीलों से बनते हैं और नदियों से बनते हैं। तो प्राकृतिक संरचना में अभी नदियाँ हैं, झीलें हैं, और तो कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है, कुछ दलदलीय क्षेत्र फैले हुए हैं, और कुछ यहाँ पर एक ग्रेट रिफ्ट वैली आएगी। विश्व की महत्वपूर्ण संरचना है, एक आश्चर्यजनक स्थलाकृति है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्स, रिवर्स या किसी का आपको वीडियो दे दिया जाएगा। कुछ समय के अंतराल के बाद आपको कुछ ये वाला वीडियो दिया जा रहा है, तो बीच में कुछ अंतराल हुआ था। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टर्न होगा, इसको लगातार डेली आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार, ठीक है, तो इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।